12 मई की उस खौफनाक रात को मध्य प्रदेश के भोपाल में जो कुछ भी हुआ उसने रिश्तों पर से भरोसा ही उठा दिया। भोपाल के कटारा हिल्स का वो आलीशान बंगला, जहां बाहर से सिर्फ अमीरी और रुतबा दिखता था, लेकिन अंदर एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो किसी का भी खून जमा दे। रात के करीब 9:15 बजे घर के सीसीटीवी कैमरे में एक अजीब सी हलचल रिकॉर्ड होती है। जो हकीकत कैमरे में कैद हो रही थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कैमरे में दिखती है 33 साल की एक खूबसूरत लड़की त्विषा शर्मा, जो बहुत ही अजीब और बेसुध हालत में हाथ में एक इलास्टिक वायर लेकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही है। वो ऊपर जाती है और फिर कैमरे के फ्रेम से पूरी तरह गायब हो जाती है। इसके ठीक कुछ मिनटों बाद उसी कैमरे में उसका पति समर्थ दिखाई देता है, जो सीढ़ियों पर बेदम पड़ी त्विषा की छाती को पागलों की तरह दबा रहा है, उसे सीपीआर दे रहा है ताकि उसकी थमी हुई सांसें वापस आ सकें। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे अजीब और सस्पिशियस हिस्सा इसके बाद शुरू होता है। जब सीढ़ियों पर जिंदगी और मौत की ये भयानक जंग चल रही थी, तभी नीचे से एक बुजुर्ग महिला बहुत ही शांत कदमों से ऊपर की तरफ आती है। वो बिना किसी घबराहट के सीढ़ियों के पास वाले कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। वो महिला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कानून की बड़ी रखवाली करने वाली एक रिटायर्ड जज साहिबा हैं, गिरिबाला सिंह। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो एक बार भी उस तरफ आंख उठाकर नहीं देखती जहां उनकी बहू अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उनके चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी, ना डर और ना ही कोई इंसानी फिक्र। कुछ पलों के बाद वो कमरे से वापस बाहर निकलती हैं। उनके हाथ में एक पर्स है। वो कुछ सेकंड्स के लिए सीढ़ियों की तरफ देखती हैं और फिर बहुत ही ठंडे दिमाग से नीचे चली जाती हैं। एक ऐसी महिला जिसने बरसों तक अदालत में न्याय किया हो, उसका अपनी ही बहू के इस दर्दनाक हादसे पर ऐसा ठंडा बर्ताव किसी के भी दिमाग में सस्पेंस और डर पैदा करने के लिए काफी है। क्या उन्हें सब कुछ पहले से पता था? क्या बंद कमरों के पीछे कोई बहुत बड़ा और खतरनाक खेल खेला जा रहा था? इस खौफनाक रात की हकीकत को समझने के लिए हमें त्विषा शर्मा की उस लाइफ को देखना होगा जो इस शादी से पहले थी। नोएडा के एक बहुत ही संस्कारी और मिडिल क्लास परिवार में जन्मी त्विषा बचपन से ही बेहद जिंदा दिल और चुलबुली लड़की थी। उसके पिता एक बड़ी फार्मा कंपनी में देश से बाहर काम करते थे और उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा अपनी मर्जी से जीने की पूरी आजादी दी थी। उसका भाई हर्षित भारतीय सेना में एक मेजर है। ऐसे अनुशासित और पढ़े लिखे परिवार में पली बढ़ी त्विषा के सपने बहुत ऊंचे थे। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और अपनी कमाल की पर्सनालिटी के दम पर मिस पुणे का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद उसके लिए ग्लैमर वर्ल्ड के दरवाजे खुल गए और उसने करीब 3-4 तेलुगु फिल्मों में काम किया। कैमरे के सामने जितनी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट त्विषा थी, असल जिंदगी में उतनी ही समझदार भी थी। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि ग्लैमर की दुनिया में लाइफ स्टेबल नहीं होती, इसलिए उसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने का डिसाइड किया और गुरुग्राम की एक नामी कंपनी में एक अच्छी जॉब शुरू कर दी। त्विषा एक आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद और आत्मनिर्भर लड़की थी जो अपनी शर्तों पर जीती थी। वो जब भी किसी कमरे में दाखिल होती तो अपनी सकारात्मक ऊर्जा से पूरे माहौल को रोशन कर देती थी। उसे सजना संवरना, घूमना और दोस्तों के साथ खुश रहना पसंद था। लेकिन नियति का खेल देखिए। जिस लड़की ने खुद अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई थी, वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही थी। एक ऐसा फैसला जिसने उसकी पूरी तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 2024 के आखिरी महीनों में त्विषा और उसके परिवार ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। आजकल के ट्रेंड के हिसाब से त्विषा ने एक मैट्रिमोनियल साइट और डेटिंग ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया, जहां उसकी मुलाकात भोपाल के रहने वाले समर्थ सिंह से हुई। समर्थ का बैकग्राउंड पहली नजर में किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए काफी था। समर्थ खुद पेशे से एक वकील था। उसके स्वर्गीय पिता आर्मी में थे और सबसे बड़ा रसूख था उसकी मां का, जो मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में एक सीनियर जज रह चुकी थी। एक जज का घर, वकील बेटा और आर्मी का बैकग्राउंड देखकर त्विषा के परिवार को लगा कि उनकी बेटी के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित और संस्कारी परिवार कोई हो ही नहीं सकता। समर्थ ने बातचीत के दौरान खुद को बहुत ही केयरिंग, मॉडर्न और समझदार इंसान के तौर पर पेश किया। दोनों के बीच फोन कॉल्स और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। त्विषा के पिता ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर बहुत ही धूमधाम से 9 दिसंबर 2025 को दोनों की शादी करवा दी। लेकिन इस शादी के साथ ही त्विषा को अपनी आजादी और करियर की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। उसे गुरुग्राम की अपनी शानदार नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि उसे भोपाल में अपने ससुराल शिफ्ट होना था।
ट्विशा ने बहुत भारी मन से रिजाइन किया और इस उम्मीद के साथ भोपाल के उस आलीशान बंगले में कदम रखा कि वहां कानून के रखवालों के बीच वो एक बेहद सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी बिताएगी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वो अपना नया आशियाना समझ रही थी, उसकी दीवारें बहुत जल्द उसका दम घोटने वाली थीं। शादी की शुरुआती कुछ हफ्ते तो ठीक ठाक गुजरे, लेकिन जैसे ही साल 2026 की शुरुआत हुई, घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जो लड़की कल तक पूरी तरह आजाद थी, अब उसे हर छोटी चीज के लिए दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। समर्थ का बर्ताव अब वो नहीं था जो शादी से पहले था। वो बेहद कंट्रोलिंग और शक्की मिजाज का होने लगा था। ट्विशा जब भी अपने माता पिता या भाई से फोन पर बात करती, समर्थ को बहुत अजीब सी चिड़चिड़ाहट होने लगती थी। यहां तक कि ट्विशा की मां जब मैसेज में अपनी बेटी के लिए लव यू टुक टुक या मिस यू टुक टुक लिखती थी, तो समर्थ उस बात पर भी ताने मारता था कि तुम्हारी मां कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाती हैं। ट्विशा को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। उसे अपने ही माता पिता से बात करने के लिए छुपना पड़ता था। इस मानसिक और साइकोलॉजिकल दबाव का असर ट्विशा की सेहत पर भी दिखने लगा। उसकी कजिन के मुताबिक इस लगातार मिलने वाले तनाव और अकेलेपन की वजह से ट्विशा ने महज कुछ ही महीनों में अपना 15 किलो वजन खो दिया था। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा डर रहने लगा था। वो खुद को उस बड़े से आलीशान घर में बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। और इसी बीच अप्रैल के महीने में एक ऐसी खबर आई जिसने इस पूरे मामले को एक बेहद डरावने और सस्पेंसिव मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अप्रैल 2026 का वो महीना ट्विशा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आया जिसने उस आलीशान बंगले के भीतर छिपे सारे राजों को बाहर लाकर खड़ा कर दिया। शादी के करीब 4 महीने बाद ट्विशा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। एक नए जीवन की दस्तक किसी भी शादीशुदा जोड़े के लिए सबसे खूबसूरत पल होती है, लेकिन इस घर में ये खबर एक गहरे और डरावने सस्पेंस की शुरुआत बन गई। इस प्रेगनेंसी को लेकर बंद कमरों से 2 ऐसी बिल्कुल अलग कहानियां बाहर आती हैं जो किसी के भी दिमाग को सुन्न कर दें। पहली कहानी ट्विशा के ससुराल वालों की तरफ से थी। उनका दावा था कि ट्विशा इस वक्त मां बनने के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि जब से उसे इस बारे में पता चला था, वो बेहद अजीब बर्ताव करने लगी थी। उसे डर था कि बच्चा होने के बाद उसकी आजादी हमेशा के लिए छिन जाएगी, उसका करियर खत्म हो जाएगा और वो कभी भी अपनी पुरानी ग्लैमर लाइफ में लौट नहीं पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ट्विशा के परिवार और उसके दोस्तों का जो आरोप था, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनका कहना था कि ट्विशा की मां बनने की खुशी पर उसके पति समर्थ और सास गिरिबाला सिंह का शक का ग्रहण लग चुका था। आरोप था कि वो ट्विशा पर लगातार इस बात के लिए दबाव बना रहे थे कि ये बच्चा किसका है। शक और अविश्वास का ये धीमा जहर ट्विशा के दिमाग पर इस कदर हावी कर दिया गया कि वो अंदर से पूरी तरह टूट गई। उस पर लगातार इस नए जीवन को खत्म करने यानी गर्भपात का दबाव बनाया जाने लगा। आखिरकार परिस्थितियों से हार कर या उस मानसिक तनाव से थक कर ट्विशा ने अप्रैल के महीने में ही वो दवा ले ली। लेकिन इस कड़े फैसले के बाद भी उस घर के सन्नाटे में कोई बदलाव नहीं आया। जब कोई इंसान अपनी बात किसी से कह नहीं पाता, तो उसका स्मार्टफोन उसकी बेबसी का सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। इस केस में भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ट्विशा के फोन से जो व्हाट्सएप चैट सामने आए, वो कोई आम चैट्स नहीं थे, बल्कि एक बंद पिंजरे में छटपटाती हुई लड़की की आखिरी चीखें थीं। 30 अप्रैल को ट्विशा ने अपनी मां को एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, आपने मुझे भोपाल क्यों भेज दिया? वो मुझसे बात भी नहीं करते। शादी के सिर्फ 5 महीने के भीतर एक हंसती खेलती लड़की का इस कदर अकेला हो जाना किसी साइकोलॉजिकल टॉर्चर से कम नहीं था। जैसे जैसे मई का हफ्ता करीब आया, ट्विशा की ये घुटन और बेचैनी उसके चैट्स में साफ दिखने लगी। वो हर हाल में उस बंगले की दीवारों से आजाद होना चाहती थी। 7 मई को उसने अपनी मां को एक और मैसेज भेजा, प्लीज आप कल ही आ जाओ और मुझे यहां से अपने साथ ले जाओ, मैं अब यहां एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन हमारे समाज का वो प्रेशर, वो मिडिल क्लास सोच कि शादी को तो अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, इसी सोच ने ट्विशा के माता पिता को थोड़ा और सब्र रखने को मजबूर किया। ट्विशा ने अपने पिता से बात करते हुए यहां तक कह दिया था, पापा अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो मैं उसे छोड़ दूंगी, मैं तलाक ले लूंगी, लेकिन मैं इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती। समर्थ एक चालाक वकील था, इसलिए वो ट्विशा की हर बातचीत पर नजर रखता था। ट्विशा की मां जब भी मैसेज में लव यू टुक टुक लिखती थी, तो समर्थ उस पर भी चिढ़ जाता था और ताने मारता था। ट्विशा को अपनी मां से बात करने के लिए घर के कोनों में छुपना पड़ता था। आखिरकार उसकी बिगड़ती हालत देखकर परिवार ने 15 मई का टिकट बुक कर लिया कि वो नोएडा वापस आ जाएगी।
लेकिन अफसोस वो 15 मई का सूरज त्विषा कभी देख ही नहीं पाई। 12 मई की दोपहर तक का माहौल देखने में बेहद शांत और सामान्य था। दोपहर के वक्त त्विषा सजने संवरने के लिए घर के पास के एक ब्यूटी पार्लर में जाती है, जहां वो करीब 3 घंटे बिताती है। वहां से लौटने के बाद वो शाम को एक पार्क में वॉक के लिए भी निकलती है। ये वो रूटीन था जो उसने खुद को घर के भारी माहौल से बचाने के लिए बनाया था। शाम करीब 7:30 बजे वो घर लौटती है। उस वक्त ड्राइंग रूम में पूरी फैमिली बैठकर टीवी देख रही थी। त्विषा कुछ देर उनके साथ बैठती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। रात के ठीक 10:05 पर त्विषा अपने कमरे से अपनी मां को फोन मिलाती है। वो फोन पर अपनी परेशानी बता ही रही थी कि अचानक उसके कमरे की कुंडी खुलती है और समर्थ कमरे में दाखिल होता है। समर्थ को देखते ही त्विषा के चेहरे पर एक अजीब सा डर छा जाता है और वो हड़बड़ा कर कहती है, समर्थ कमरे में आ गया है, मैं बाद में बात करती हूँ, और फोन कट जाता है। मां का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठता है। वो बार बार फोन मिलाती है, लेकिन त्विषा का फोन अब नहीं उठता। घबराकर वो त्विषा की सास गिरिबाला सिंह को कॉल करती हैं कि प्लीज जाकर देखिए, त्विषा फोन नहीं उठा रही है। इसके ठीक 15 मिनट बाद रात के करीब 10:20 पर उस घर में एक भयानक हलचल होती है। घर के लोग जब छत पर पहुंचते हैं तो वहां लोहे की ग्रिल से एक इलास्टिक वायर बंधा था और त्विषा बेसुध हालत में थी। समर्थ फंदा खोलकर उसे सीढ़ियों तक लाता है और उसे सीपीआर देना शुरू करता है। इसी दौरान नीचे से पूर्व जज साहिबा बेहद शांत कदमों से ऊपर आती हैं, कमरे में जाकर अपना पर्स उठाती हैं और बिना किसी घबराहट या दर्द के वापस नीचे चली जाती हैं। एक रसूखदार मां का अपनी बहू की आखिरी सांसों पर ऐसा ठंडा बर्ताव इस पूरी रहस्यमयी कहानी का सबसे बड़ा और डरावना मोड़ बन जाता है। 12 मई की उस खौफनाक रात के बाद जब पुलिस भोपाल के उस आलीशान बंगले में कदम रखती है तो यहाँ से शुरू होता है लापरवाही का एक ऐसा सिलसिला जिसे देखकर किसी भी आम इंसान का न्याय पर से भरोसा उठ जाए। त्विषा के गले पर मिले वो निशान और कमरे का वो माहौल चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि यहाँ कुछ तो सस्पिशियस हुआ है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा कि त्विषा के कान, नाक और गले के पास एंटीमॉर्टम यानी मौत से ठीक पहले की चोटों के निशान थे। इसका सीधा सा मतलब था कि अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले त्विषा के साथ कोई हाथापाई या संघर्ष हुआ था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बुनियादी कड़ियों को ही गायब कर दिया गया। किसी भी ऐसे केस में सबसे बड़ा सबूत वो वेपन या वो फंदा होता है जिससे किसी की जान गई हो। पुलिस को वो इलास्टिक वायर तुरंत सील करके डॉक्टरों के पास भेजना था ताकि वो ये मिलान कर सकें कि त्विषा के गले के निशान उसी वायर के हैं या नहीं। लेकिन भोपाल पुलिस ने कमाल की फुर्ती दिखाई। वो उस वायर को उठा तो ले गए लेकिन डॉक्टरों को सौंपना ही भूल गए। जब डॉक्टरों ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में इस घोर लापरवाही का जिक्र किया और मीडिया में हंगामा मचा, तब जाकर पुलिस ने एक बहुत ही कमजोर सफाई दी कि हम डॉक्टरों को वो वायर देना भूल गए थे। एक हाई प्रोफाइल केस में जहां आरोपी खुद कानून की बहुत बड़ी रखवाली रह चुकी हैं, वहां इतनी बड़ी लापरवाही महज एक इत्तेफाक थी या फिर सबूतों को मिटाने की एक सोची समझी साजिश। जब कानून का शिकंजा कसने लगा तो आरोपियों ने अपनी ढाल बनाने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म की तरह था। अपनी अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल की अर्जी में पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने अपनी ही मृत बहू पर एक से बढ़कर एक डरावने आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कोर्ट के सामने दावा किया कि त्विषा कोई इनोसेंट लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक बेहद गंभीर मानसिक बीमारी यानी स्किज़ोफ्रेनिया और स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार थी। उनका कहना था, उस रात घर में सिर्फ हम 3 लोग नहीं थे, बल्कि एक चौथी ताकत भी थी और वो ताकत त्विषा के अपने ही दिमाग के भीतर चल रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि त्विषा पल भर में बेहद खुश और दूसरे ही पल में बेहद खतरनाक उदासी में चली जाती थी। इतना ही नहीं, अपनी बहू को पूरी तरह अपराधी और दिमागी तौर पर बीमार साबित करने के लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि त्विषा अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी भारी मात्रा में गांजे, मारिजुआना का नशा करती थी। लेकिन यहाँ समाज और कानून के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। गिरिबाला सिंह खुद बरसों तक जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय करती रही हैं। अगर उनके घर के भीतर उनकी बहू इस कदर ड्रग्स ले रही थी और मानसिक रूप से बीमार थी, तो एक कानून की मुहाफिज होने के नाते उन्होंने कभी पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? आज जब खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, तब बहू को नशेड़ी और दिमागी मरीज बताना कोर्ट रूम का महज एक शातिर डिफेंस प्लान नहीं तो और क्या है?
अदालत के भीतर जब ये लड़ाई अपने चरम पर पहुंची तो कानून के दोहरे चेहरे ने पूरे देश को हैरान कर दिया। पुलिस ने त्विषा के पति समर्थ पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और वो लगातार फरार चल रहा था। लेकिन इसी बीच भोपाल की एक कोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह को उनकी उम्र, उनकी न्यायिक सेवा और साफ रिकॉर्ड का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत दे दी, जबकि उनके बेटे समर्थ की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। इस फैसले ने समाज में एक नई और तीखी बहस को हवा दे दी कि क्या वाकई हमारे देश में रसूखदारों के लिए एक अलग कानून काम करता है। इसकी तुलना अगर हम करीब 1.25 साल पहले ग्रेटर नोएडा में हुए दीपिका केस से करें तो हकीकत और साफ हो जाती है। वहां भी शादी के महज 1.25 साल के भीतर दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर एक लड़की दीपिका ने अपनी जान दे दी थी। उस केस में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बिना एक पल गवाए दीपिका के पति और उसके ससुर दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। जबकि दीपिका के ससुर कोई अपराधी नहीं थे, वो समाज के एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे और अपना खुद का स्कूल चलाकर बच्चों को शिक्षित कर रहे थे। तो फिर यहाँ भोपाल के केस में कानून ने ऐसा अलग रुख क्यों अपनाया? क्या सिर्फ इसलिए कि आरोपी एक पूर्व जज थी, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, जबकि एक आम ससुर को उसी गुनाह के लिए तुरंत सलाखों के पीछे धकेल दिया गया था? त्विषा के परिवार के लिए अपनी लाडली को खोने का दर्द ही काफी नहीं था, उन्हें अब इस बहरे और अंधे सिस्टम से भी टकराना था। पुलिस की घोर लापरवाही और पोस्टमार्टम की अधूरी रिपोर्ट को देखकर परिवार ने एक ऐसा कड़ा फैसला लिया जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक सबको झकझोर दिया। उन्होंने त्विषा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया। उनकी एक ही मांग थी, त्विषा का दोबारा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स अस्पताल में डॉक्टरों के एक स्पेशल पैनल द्वारा किया जाए, ताकि सच को दबाया न जा सके। दिन गुजरते रहे, सूरज उगता और ढलता रहा, लेकिन इंसाफ की उम्मीद में उस बेबस माँ बाप की आंखों के आंसू नहीं सूखे। 6 लंबे दिनों तक भोपाल एम्स के ठंडे और खामोश मुर्दा घर में 33 साल की उस हंसती खेलती बेटी की लाश इंसाफ के इंतजार में पड़ी रही। इस भारी जन आक्रोश और सोशल मीडिया के दबाव के बाद आखिरकार पुलिस ने नए भारतीय न्याय संहिता की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और एक एसआईटी का गठन किया। लेकिन आज भी त्विषा का परिवार इसी डर के साए में जी रहा है कि आरोपियों की ऊंची पहुंच और जुडिशरी से लेकर पॉलिटिक्स तक मजबूत पकड़ इस केस की फाइल को हमेशा के लिए बंद कर देगी। दोस्तों, त्विषा शर्मा की ये दर्दनाक दास्तां सिर्फ एक बेटी की मौत का सस्पेंस नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की उन गहरी कमियों का सच है जो रसूख के आगे घुटने टेक देती हैं। क्या फरार पति समर्थ कभी कानून के शिकंजे में आएगा, या फिर रसूख के इस खेल में इंसाफ की आवाज हमेशा के लिए घुट जाएगी? ये सवाल आज भी भोपाल की उस शांत फिजा में तैर रहा है।